नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज मेकर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। प्रधानमंत्री मोदी 2024 के चुनाव के लिए स्पेशल प्लानिंग में जुटे हैं। जहां विपक्ष लगातार मोदी पर हमलावर है, मोदी ने विपक्ष गठबंधन इंडिया को घमंडिया बताने का प्लान कर लिया है। सांसदों से बैठक, गरीबी को सबसे बड़ी जाति बताना, महिला वोटों को साधने की कोशिश। पीएम मोदी ने 2024 में जीतने के लिए राजनीति को एक बार फिर बदलना शुरू कर दिया है। मोदी बीजेपी के साथ विपक्ष की राजनीति के केंद्र में भी हैं, लेकिन मोदी इन सब में ना पड़कर राजनीति को फिर नया मोड़ देने की तैयारी में लग गए हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है, वोट बैंक के रास्ते पर नहीं चलना है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। कभी कभी खिलाड़ी इतना बड़ा हो जाता है कि अपनी और विरोधी दोनों टीम की रणनीति के केंद्र में वही हो जाता है। पीएम मोदी ऐसे ही खिलाड़ी हैं जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की प्लानिंग के बीच में रहते हैं। बीजेपी के लिए मोदी शतरंज के वो बादशाह हैं जिसे हर हाल में मात से बचाया जाना चाहिए, तो विपक्ष के लिए सारी बाजी ही बार बार शह और आखिरकार मात देने की है। 2024 के चुनाव से पहले बिसात दोनों तरफ बिछ चुकी है। मोदी ने भी एक एक कर अपने मोहरे सजाने शुरू कर दिए हैं। पीएम ने संसद की लड़ाई और 2024 की जंग जीतने के लिए बीजेपी के नेताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11। मोदी ने 11 क्लस्टरों में एनडीए के सांसदों से बैठक का प्लान किया है, जिसमें 24 के चुनाव में जाने से पहले सभी सांसदों को बताया गया कि मुद्दे कौन से उठाए जाएंगे। इन मीटिंग्स में पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव गरीबों और विकास के मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा, 370 राम मंदिर जैसे मुद्दों पर नहीं। एनडीए की बैठक में हमने संकल्प लिया था कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को परास्त करेंगे। इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे ज्यादा जोर गरीबों को सशक्त करने पर रहा। इन बैठकों में खास ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत और उनकी उपलब्धियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, यानी सारी रणनीतियों के केंद्र में मोदी ही रहेंगे, ये साफ है। मोदी को जो बनाना था वो बन चुके हैं। अब हालत ये हो गई है कि मोदी की छवि, आप कहिए कि मैं तो कहूँगा कि विपक्ष ने उनकी छवि को बना दिया। बीजेपी एक्सेप्टेबल है, नरेंद्र मोदी नहीं। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी पर रेफरेंडम की शुरुआत तो विपक्ष ने की। नरेंद्र मोदी जी के जो सफलता की या कामयाबी की छत है, उनके कदमों के छालों को देख करके आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि कामयाबी की छत जो है वो कदमों के छालों की वजह से है, यानी परिश्रम की वजह से है। उनकी परिश्रम की परिणाम और तपस्या की ताकत है। और उसी अनुभव को वो जो हमारे संसद सदस्य हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, उनको भी कहते हैं कि आपको जो है वो अहंकार से बाहर निकलना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने निर्देश दिया है कि एनडीए के सांसद इस साल रक्षाबंधन पर मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधवाएं। इसके पीछे भी सियासी गणित है। ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे मुस्लिम महिलाओं की आजादी के तौर पर बताए जाते हैं
मुस्लिम महिलाओं के साथ एनडीए के सांसदों की तस्वीरों से सीधा संदेश जाएगा कि मोदी के फैसलों से मुस्लिम महिलाएं कितनी खुश हैं। इससे मोदी की पहुंच मुस्लिम महिलाओं में बढ़ेगी। मुस्लिम महिलाओं का इस्तेमाल वोट बैंक की तरह नहीं हो पाएगा। बाकी वोटरों में महिला सशक्तिकरण का संदेश जाएगा। जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। मुस्लिम महिलाओं में पहुंच बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने सऊदी सरकार से बात करके हज यात्रा के दौरान पुरुष साथी की जरूरी शर्त को भी खत्म करवाया था। नतीजा ये हुआ कि भारत की 4000 महिलाएं बिना मेहरम यानी पुरुष साथी के हज करने गईं। काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है। और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मोदी की रणनीति में सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं, बल्कि उनकी अपील महिलाओं के बड़े वर्ग पर है। धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी, मोदी कड़ी धन्यवाद। मोदी असली लड़का हमारू मोदी थे, बस लड़का हमारू मोदी थे। जो मोदी हम कड़ी से तो 17 रुपया थे हमारी पेंशन, 17 रुपया 1500 वेग महीने की, बस ये हम मोदी थे हमारू लड़का और कोई नहीं थे। ऐसी कई महिलाओं के लिए मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। इसकी एक बड़ी वजह है पीएम मोदी ने खास तौर पर ऐसी योजनाओं को डिजाइन किया जिसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है। पिछले 9 साल में महिलाओं के लिए मिशन पोषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला जैसी योजनाएं शुरू की गई। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत 68% महिलाओं को लोन, 3 करोड़ 18 लाख सुकन्या समृद्धि योजना खाते खोले गए और पीएम मातृ वंदना योजना में 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को भुगतान किया गया। यानी मोदी आधी आबादी के सबसे बड़े नायक बनना चाहते हैं। पिछले 9 वर्षों में हमारी सरकार ने गांव और शहरों में गरीबों के लिए 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए। 4 करोड़। इसमें भी शहरी गरीबों के लिए 75 लाख से अधिक घर बनाए गए हैं। हम इन नए घरों के निर्माण में पारदर्शिता भी लाए हैं और इनकी क्वालिटी भी सुधारी है। हमारी सरकार ने एक और बड़ा काम किया है। जो घर सरकार गरीबों को बनाकर दे रही है उसमें से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम रजिस्टर किए जा रहे हैं। कि महिला वोटरों पर फोकस करने की एक खास वजह तो सीधी सी बात है, जितनी तादाद में पुरुष वोटर हैं उससे बस थोड़े से ही कम तादाद में महिला वोटर हैं। तो जिस तरह से आप पुरुष वोटरों को आप महत्व देते हैं, स्वाभाविक है महिला वोटरों को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। 10 साल में देखें तो महिलाओं की भागीदारी चुनाव में बहुत बढ़ी है। भागीदारी का अर्थ है अगर आप टर्नआउट को देखें तो महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब खेल सबसे बड़ा खिलाड़ी खेल रहा हो तो पत्ते सिर्फ समाज कल्याण के नहीं, राजनीति के भी चलने पड़ते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। मोदी के विरोधी खेमे के नेता खुद मोदी की आगवानी कर रहे हैं।
शरद पवार, सुशील शिंदे मोदी के सामने खड़े हैं। सबसे बड़े नेता के तौर पर मोदी स्टेज पर थे। विरोधियों के बीच खड़े पीएम मोदी की सियासत ने विपक्ष को घुमा दिया। वो ऐसे अवार्ड लेने गए जिसे लोकमान्य तिलक के नाम पर शुरू किया गया। संदेश साफ था, मोदी बीजेपी ही नहीं विपक्ष की राजनीति में भी सबसे बड़ा नाम है। मंच पर मोदी पहुंचे और खलबली विपक्ष के खेमे में मच गई। इसकी एक वजह यह भी है कि मोदी ने मंच से महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास के दो बड़े नाम तिलक और सावरकर को साथ लाकर उन ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश की है जो पार्टी का कोर वोट बैंक है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में कभी कोई व्यक्ति साथ आता है, मुझे उसमें कोई परहेज नहीं है। बिकॉज मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग प्रतिद्वंदी हैं, हम लोग दुश्मन नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ पार्टी के लोग ज़्यादा दुश्मनी पालते हों और अगर कोई किसी मंच पर आ रहा है आप उस पर बैठे। बात यह है, और क्या होता है कि जब आप किसी मंच पर हैं, कोई दूसरा राजनेता आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, एक शिष्टाचार होता है, एक व्यवहार की बात होती है। महाराष्ट्र में तिलक की अपनी पहचान है, बड़ी संख्या में लोग उनके फॉलोअर हैं, उनकी बड़ी मान सम्मान है। तो इस बात को जनता तक पहुंचाना कि सावरकर और तिलक के संबंध बहुत अच्छे थे। सावरकर बीजेपी के प्रतीक हैं, हिंदुत्व के प्रतीक हैं और अपने पार्टी की साख को मजबूत करने के लिए वोटरों को अपनी ओर लुभाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी ने। यहां मंच पर मौजूद विपक्षी नेताओं के बीच जाकर मोदी ने साफ कर दिया कि राजनीति में फिलहाल वही बॉस हैं। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस ट्रैप में फंस गया और उनकी खलबली भी साफ नजर आई। अब ये तस्वीरें देखिए। संसद में हंगामा कर रही विपक्ष की मांग रही कि मणिपुर पर पीएम जवाब दें। बीजेपी ने इसके जवाब में मुद्दा बनाना शुरू कर दिया कि विपक्ष मुद्दों पर जवाब नहीं, अपने ईगो को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रहा है। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने है, हमें कुछ छुपाना नहीं है। पहले भी तमाम मुद्दों पर विपक्ष पीएम को ही घेरता रहा है। राफेल डील, अग्निवीर, किसान कानून जैसे बड़े मुद्दे हों या मणिपुर जैसे ताजा हालात, विपक्ष जब मोदी पर हमलावर है तो मोदी राजनीति की अगली चाल सोच रहे होते हैं। एक तरफ जहां संसद में लगातार हंगामा है, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के अपने साथियों से मुलाकात कर 2024 का खाका खींचना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर विपक्ष मोदी को ही निशाना क्यों बना रहा है? गहराई में जाएंगे तो समझ आएगा ऐसा क्यों है। बीजेपी की पूरी राजनीति एक ही चेहरे के इर्द गिर्द रहती है। 2014 में सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने अब की बार मोदी सरकार का जो नारा दिया, वही उसकी आगे की नीति भी बन गया। जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में संदेश गया कि ये बीजेपी नहीं मोदी सरकार है और अगर मोदी सरकार के केंद्र में है तो उसे हिलाने पर पूरी राजनीति हिल सकती है। यही वजह है कि विपक्ष करीब करीब हर मुद्दे पर पीएम से जवाब की मांग करता है। लोकतंत्र की जो मूल परिभाषा वो है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर अपोजिशन। तो ये ही है लोकतंत्र के चरित्र में है कि बहुमत का शासन और अल्पमत का आदर। तो मोदी अगर वो कहीं दिखाते हैं तो कोई ऐसी नहीं। फायदे में मोदी ही है क्योंकि मोदी के पास, प्रधानमंत्री मोदी के पास जिस तरह के जवाब होते हैं, उन जवाबों का काट कई बार हमें ऐसे देखने को मिला कि विपक्षी पार्टियों के पास होता नहीं। साल दर साल मोदी ने अपने आप को नया रूप दिया है। 2014 में सरकार में आने के बाद पीएम मोदी की कोशिश भारत को दुनिया के पटल पर रखने की रही। शपथ लेने के बाद से ही मोदी राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं। जब तक कोई और सोच पाता है, मोदी या तो नियम या खेल ही बदल देते हैं। फिर से मोदी पर्दे के पीछे से खेल बदल रहे हैं। एनडीए नेताओं के साथ मोदी की मीटिंग की ये तस्वीर और ये ट्वीट देखिए। संदेश जानने के लिए इस पर लिखी डिश के नाम पढ़िए। दक्षिण भारतीय डिश के नाम से आखिर मोदी क्या कहना चाहते हैं? यही कि अब बीजेपी के लिए लक्ष्य दक्षिण भारत है। पीएम की मीटिंग पर थोड़ा और गौर कीजिए। मीटिंग के मेजबान पीएम नहीं बल्कि सांसद हैं।
जिसमें खास तौर पर यह देखा गया है कि समाज के अलग अलग वर्ग के सांसद उसमें प्रमुखता से नजर आए। मोदी की प्लानिंग की जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन यह तो तय है कि इस बार मोदी ने 50% वोट का फॉर्मूला ढूंढने का दावा किया है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता को आपके सबके नेतृत्व पर भरोसा है। विपक्ष फिलहाल मोदी पर ही हमलावर है और विपक्ष के इस सियासी दांव को बीजेपी ने जुआ बना दिया है, क्योंकि जुए में हार की संभावना बनी रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी मोदी को ही सभी चीजों के केंद्र में रखना चाहती है, चाहे वो सरकारी परियोजना हो या सहयोगियों से मुलाकात। बीजेपी के लिए चुनावी तुरुप का इक्का अभी मोदी का नाम ही है। पार्टी उन्हें शतरंज में राजा की तरह देखती है, जिसके हारते ही खेल खत्म। इसीलिए हर मोहरा हर कीमत पर अपने राजा को बचाता है। मोदी ही सभी मुद्दों और सहयोगियों को जोड़कर रखते हैं। मोदी सिर्फ पीएम नहीं, बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है। उनकी पहुंच समाज के हर वर्ग में है। उनकी पहचान पूरे देश में सबसे बड़े नेता के तौर पर हो चुकी है। इसलिए मोदी की जीत पार्टी की सत्ता का इकलौता फॉर्मूला है। मोदी तेरा कमल खिलेगा। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मोदी की राजनीति, रणनीति और आक्रमण सबके केंद्र में रखने का फॉर्मूला दोनों का ही है। दोनों पक्षों ने इसकी तैयारी की है। मोदी खुद जानते हैं कि 2024 में मुकाबला एनडीए और इंडिया का नहीं, बल्कि मोदी बनाम बाकी सभी का होने वाला है। यही फॉर्मूला बीजेपी के लिए आर या पार की लड़ाई में इस्तेमाल होगा। लोकसभा से पंचायत तक ब्रांड मोदी की पहुंच को कोई झुठला नहीं सकता है। मोदी सरकार की नीतियों के वही ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आम लोगों के बीच भी फिलहाल स्वीकार्यता मोदी जैसी किसी और की नहीं। यही वजह है कि बीजेपी के सभी नेता मोदी की परछाई में ही नजर आते हैं। इसी परछाई को छोटा करने के लिए विरोधियों का प्लान भी सीधा है। अगर मोदी हिले तो उनके आसपास के सभी सेनापति तितर बितर हो जाएंगे। विपक्ष सत्ता के इसी केंद्र को अपने तीरों से भेदना चाहता है। यही वजह है कि चाहे बड़ा मंच हो या संसद का शोर, निशाने पर एक ही नाम होता है, मोदी। इधर विपक्ष मोदी पर निशाना साधता है तो वहीं मोदी राजनीति की दूसरी लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। विपक्ष सरकार की कमियां नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा? मुझे ये बताइए ना। तो ये तो काम होता है ना भाई किसी ने, हर व्यक्ति का करने का। तो अगर कांग्रेस ने पिछले 9 साल में सतत तरीके से, गहराई से, गंभीरता से सरकार की कमियां निकाली हैं, तो उसने अपना कर्तव्य निभाया है। जब कि मोदी हर सभा में कहते हैं, पहले से कहते रहे कि मेरी ताकत संगठन की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। मोदी की सफलता इसमें है कि वो अपने जैसे 10 मोदी को तैयार कर दें। पहली बार है बीजेपी की जो एक पार्टी अपने आप क्लियर कट मेजॉरिटी लेकर के राज कर रही है। एक मोदी की कल्पना की काट विपक्ष ने विपक्षी गठबंधन में फिलहाल एक नेता के न होने में ढूंढ ली है। मोदी बनाम सब में बीजेपी विपक्ष का भ्रम दिखाने की कोशिश कर रही है। कोशिश होगी मोदी के सामने मोदी के समान कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं। जून में अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76% थी। बीजेपी के लिए जनता में मोदी का अप्रूवल सबसे बड़ा हथियार है और विपक्ष के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। जबकि विपक्ष को अभी यही मंथन करना है कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। सामूहिक नेतृत्व कभी कभी मंच का भार भी बन जाता है।
जबकि मोदी के सामने ये परेशानी है ही नहीं कि पार्टी में उनके मुकाबले कौन। उन्हें तो बस ये देखना है कि वो कौन सा वर्ग है जहां पहुंच बढ़ानी बाकी है।